नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 11 का जो 5th चैप्टर है गति के नियम, उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हम दोस्तों जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसमें आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर उनको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों जो फर्स्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका, कि कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरातारकीय आकाश में 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान दर से त्वरित अपने अंतरिक्ष यान से दुर्घटनावश बाहर फेंक दिया जाता है। जिस क्षण अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से बाहर आ जाता है उसके तुरंत पश्चात अंतरिक्ष यात्री का त्वरण क्या है। मान लीजिए कि यात्री का गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करने के लिए उसके निकट कोई तारा नहीं है। पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री है। अंतरिक्ष यात्री कहां होगा? अंतरिक्ष यात्री होगा अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष वह स्थान है जहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी शून्य हो जाता है। अन्य सभी पिंडों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अप्रभावी हो जाता है। ऐसा क्षेत्र है, उसको हम अंतरिक्ष कहेंगे, पृथ्वी के पृष्ठ से काफी अधिक ऊंचाई पर। तो अंतरिक्ष के अंदर कोई यान है जिसको हम अंतरिक्ष यान कह सकते हैं। जो अंतरिक्ष यान है दोस्तों वो खुद त्वरित गति कर रहा है। अंतरिक्ष यान का जो त्वरण है वो हमारे को बता रखा है 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि जो अंतरिक्ष यात्री है उस यान से, जैसे आपके पास में ये अंतरिक्ष यान है और इस यान से उस यात्री को बाहर फेंक दिया गया, तो उस यात्री का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, उस पर कितना बल लगेगा, हमारे को ये पूछा है इस क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेंगे कि एक व्यक्ति है जो कि अंतरिक्ष यान से बाहर की ओर गिरा दिया जाता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, जबकि अंतरिक्ष यान का जो एक्सेलरेशन है वो है 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बार फिर से सुन लीजिए, अंतरिक्ष यान का जो एक्सेलरेशन है वो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जब इस व्यक्ति को बाहर की ओर फेंका जाता है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, या जो इसका एक्सेलरेशन है क्या होगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिस वेग से ये यान गति करता है उसी वेग से इस व्यक्ति को फेंकने पर भी उसका प्रारंभिक वेग वही होगा। उसके बाद में वो गुरुत्वाकर्षण बल या कोई अन्य बलों के अधीन गति करता है तो उसका वेग बदल जाता है, और अंतरिक्ष में तो वो उसी वेग से ही गति करता रहेगा, वेग वही रहेगा। बट एक्सेलरेशन है उसके बारे में बात करते हैं। अंतरिक्ष में, ये आकाश में है, अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में इस व्यक्ति के ऊपर कोई अन्य बल काम नहीं कर रहा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है दोस्तों। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को बता रखा है कि अंतरातारकीय आकाश है, इसमें जो तारे हैं वो इतनी दूर हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी शून्य है। इसके साथ में हमारे को यह भी बता रखा है कि जो अंतरिक्ष यान है उसका द्रव्यमान बहुत कम है, या इसका स्वयं का जो द्रव्यमान है बहुत कम होने की वजह से यह स्वयं कोई गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न नहीं करता। तो दोस्तों इस व्यक्ति के ऊपर जो अंतरिक्ष यान से कूद रहा है, इस व्यक्ति पर कोई अन्य गुरुत्वीय बल नहीं लग रहा है, न पृथ्वी के द्वारा न किसी अन्य तारे के द्वारा। तो इस अंतरिक्ष यात्री पर लगने वाला बल शून्य होगा, इसका एक्सेलरेशन शून्य होगा। तो यह चीज एकदम क्लियर कर लीजिए कि यदि जिस एक्सेलरेशन से ये यान गति करता है, कई बार दिमाग में आता है कि उसी एक्सेलरेशन के साथ में ये एक व्यक्ति भी गति करेगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे ये बाहर कूदेगा इस पर लगने वाले बलों से ही एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, तो इस पर लगने वाले बल है ही नहीं, इसका मतलब लगने वाले बल शून्य है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी शून्य है दोस्तों। तो इस अंतरिक्ष यात्री पर लगने वाला त्वरण शून्य होगा। यह था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं दोस्तों। जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का, वो है
कि 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 0.04 किलोग्राम सहती की कोई गोली लकड़ी के भारी टुकड़े में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है, गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला अवरोधी बल क्या है। हमारे को बल पूछा है दोस्तों। पहले तो इस क्वेश्चन को समझना है। हमारे पास में एक गोली है, बंदूक से निकलने वाली जो गोली है उसका हमारे को द्रव्यमान दे रखा है 0.04 किलोग्राम। ये सहती, जो सहती वर्ड है उसको हम कहते हैं द्रव्यमान, मास कह सकते हैं। और उस गोली की जो प्रारंभिक वेग है वो है 90 मीटर प्रति सेकंड। और जैसे ही वो लकड़ी के गुटके में धंसती है तो उसका जो धंसकर रुक जाती है, इसका मतलब उसका जो अंतिम वेग है वो 0 है। जो गोली है वो लकड़ी के अंदर चल रही है और लकड़ी का गुटका उसके ऊपर प्रतिरोधी बल लगाता है, या हम कह सकते हैं अवरोधी बल लगाता है, जिसके कारण से उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। उस अवरोधी बल का मान ही हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हमें देखिए, जो अवरोधी बल होता है F बराबर m इंटू ए वाली फॉर्म से लिखा जाता है। और हमारे को सबसे पहले m की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमारे को जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उसको हम यूज में लेंगे। सर्वप्रथम तो गोली की प्रारंभिक चाल, गोली का प्रारंभिक वेग हमारे को दे रखा है, u से हम डिनोट करते हैं 90 मीटर पर सेकंड। और गोली का जो अंतिम वेग है, गोली धंस कर रुक जाती है, तो गोली का जो अंतिम वेग है दोस्तों वो हमारे को दे रखा है v बराबर 0। इसके साथ में गोली का जो द्रव्यमान है वो भी हमारे को यहां पर बता रखा है। गोली का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो बता रखा है 0. m से हम उसको पुट करेंगे 0.04 किलोग्राम। इसके साथ में जो गोली द्वारा लकड़ी में तय की गई दूरी, गोली द्वारा लकड़ी में तय दूरी s बराबर हम पुट कर सकते हैं 60 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.6 मीटर पुट कर सकते हैं दोस्तों। अब हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है अवरोधी बल क्या होगा, और अवरोधी बल बराबर होता है m इंटू ए। m की वैल्यू है a, हमारे को ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हमारे को प्रारंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है, तय की दूरी दे रखी है, और हम गति के समीकरणों से एक्सेलरेशन निकालेंगे। गति का तीसरे समीकरण का प्रयोग करते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं गति का तीसरा समीकरण, हम जानते हैं दोस्तों गति का जो तीसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। तो इनसे समीकरण के अंदर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। अंतिम वेग 0 बराबर प्रारंभिक वेग है 90 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2a हमारे को ज्ञात करना है, और s की वैल्यू हमारे को बता रखी है 0.6। तो यहां से इसको मैं बराबर के दूसरे तरफ ले आऊं तो 1.2 बराबर इसकी जो वैल्यू है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 a आ गया, बराबर में रह गया। ये यदि इधर ले आए तो ये माइनस में चला जाएगा, 90 गुणा 90। यहां से जो a की वैल्यू है दोस्तों माइनस में 90 इंटू 90 अपॉन 1.2, यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक 0 और ऊपर लग जाएगा। ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों। तो इसमें जैसे 6 की टेबल है वो 2 टाइम्स चली जाएगी और इसमें 15 टाइम्स चली जाएगी। इसमें इसका भाग है वो 2 टाइम्स चला जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 30 आ गया, और 30 को 90 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया है माइनस में 1800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया है दोस्तों। एक्सेलरेशन आ गया है तो आप यहां पर जो द्रव्यमान है उसका मान रख दीजिए,
एक्सेलरेशन से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो आपके पास में प्रतिरोधी बल F बराबर m इंटू ए, एम की वैल्यू है 0.04 और एक की जो वैल्यू है वो है आपके पास में माइनस में 1800। ये जो माइनस का साइन है दोस्तों, मैं इस एक्सेलरेशन को यहां पर पुट कर देता हूं। एक की जो वैल्यू है माइनस में 1800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला दोस्तों। तो माइनस में 1800 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए दोस्तों मैंने ये जो वैल्यू है वो यहां पर है 0.4, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 4 को 18 से गुणा कर लीजिए तो ये आ गया हमारे पास में माइनस में 72 न्यूटन। तो इतना अवरोधी बल काम करेगा गोली पर। माइनस का साइन का मतलब यहां पर ये अवरोधी बल है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जो गोली है उसमें मंदन उत्पन्न करता है। मंदन ऋणात्मक एक्सेलरेशन को कहते हैं, जो पिंड की वेलोसिटी को कम कर देता है, वेग को कम कर देता है। तो ये मंदन उत्पन्न करने वाला जो बल है इसको हम अवरोधी बल, प्रतिरोधी बल कह रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास में यहां पर माइनस में 72 न्यूटन प्राप्त हुई है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है, थर्ड जो एग्जांपल है उसको हम देखेंगे अब कि द्रव्यमान स्मॉल एम का कोई कण है और इस स्मॉल एम द्रव्यमान वाले कण का हमारे को पूछा है। यहां पर एक गति का समीकरण हमारे को इसका दे रखा है दोस्तों, और गति का जो समीकरण है उसी की सहायता से हमारे को ज्ञात करना है उस कण पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। देखिए इस क्वेश्चन में कण का जो द्रव्यमान है वो हमारे को बता रखा है स्मॉल एम, और हमारे को पूछा है कण पर लगने वाला बल। कण पर लगने वाला बल पूछा है दोस्तों, और बल बराबर क्या होता है हम जानते हैं। हमारे पास में बल का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। एम तो दे रखा है, ए ज्ञात करना है। बल ज्ञात करना है तो बल तभी ज्ञात होगा जब ए ज्ञात हो। कण का त्वरण, कण का जो एक्सेलरेशन है वो यदि पता है तो हमारे पास में कण पर लगने वाला बल आ जाएगा दोस्तों। हमारे को ये बता रखा है जो कण है उसकी गति का समीकरण हमारे को दे रखा है, दिया गया है हमारे को, क्या दिया गया है दोस्तों, y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये हमारे को y की वैल्यू दे रखी है। y यहां पर विस्थापन है, t समय है, u प्रारंभिक वेग और g है उसे कण का एक्सेलरेशन। और वैसे ही सूत्र से यदि आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, गति का दूसरा समीकरण होता है ये, तो यहां से कण का जो वेग है वो क्या आ जाएगा। कण का जो वेग होता है दोस्तों वो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, और इसमें हम t के रेस्पेक्ट इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, ut प्लस 1/2 g t स्क्वायर। तो यहां से t के रेस्पेक्ट इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया u तो एज इट इज रह गया, t का करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस में 1/2 g तो पढ़ाई है, फिर t स्क्वायर का करोगे तो आ जाएगा 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया। v का जो मान हमारे पास में प्राप्त हुआ है वो आया है u प्लस gt हमारे पास में इसकी वैल्यू प्राप्त हुई है दोस्तों। इसके पश्चात हम ज्ञात करेंगे कण का त्वरण। कण का जो एक्सेलरेशन है दोस्तों a, वो हमारे पास में होता है dv/dt। वेग में परिवर्तन की दर को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, a से उसको डिनोट कर रहे हैं। यहां पर जब v की वैल्यू पुट करेंगे तो u प्लस gt, देखिए दोस्तों एक्सेलरेशन का मान क्या निकल कर आ रहा है, u यहां पर वेग है, प्रारंभिक वेग है, तो उसका t के रेस्पेक्ट जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, प्लस में g एक्सेलरेशन है, t का हो गया यहां पर 1। तो फाइनली जो a की जो वैल्यू है वो आ गई g के बराबर, जो कण का एक्सेलरेशन है वो आ गया g के बराबर। तो कण पर लगने वाला बल, कण पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा दोस्तों, बल बराबर होता है m इंटू ए, और यहां पर एक का मान है g के बराबर।
तो ये जो बल हमारे पास में आएगा m इंटू जी, कण पर लगने वाले बल का मान होगा दोस्तों। तो ये था थर्ड जो एग्जाम्पल, कण पर लगने वाले बल का फॉर्मूला m इंटू जी होगा। अब हम अगले जो एग्जाम्पल है फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे दोस्तों अब जो चौथा एग्जाम्पल है वो हमारे पास में है कि कोई बल्लेबाज किसी गेंद की आरंभिक चाल जो 12 मीटर प्रति सेकंड है में बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। यदि गेंद की सहती 0.15 किलोग्राम है तो गेंद को दिया गया आवेग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे कि हमारे पास में एक बल्लेबाज है और वो बल्लेबाज एक गेंद को हिट करता है। गेंद 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती है और उसके वेग में बिना परिवर्तन किए हुए उसी दिशा में वापस भेज देता है। जैसे ऐसे समझेंगे कि ये हमारे पास में निर्देश तंत्र है, इसका एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर। इसका मतलब है कि ये धनात्मक एक्स एक्सिस, ये है धनात्मक वाई एक्सिस। अब जो बल्लेबाज है वो इधर खड़ा है इस तरीके से बैट लेकर कि जो बल्लेबाज है उसका बैट इधर है, गेंद इधर से आ रही है और टकराकर वापस उसी दिशा में ही जा रही है। एक बार समझ लेंगे दोस्तों कि जो चाल है वो है ऋणात्मक एक्स एक्सिस की ओर और टक्कर के बाद में जो उसकी चाल है वो है धनात्मक एक्स एक्सिस की ओर। तो सिर्फ वेग की जो दिशा है वो विपरीत होती है, वेग का परिमाण उतना ही रहता है और वो 12 मीटर प्रति सेकंड है। जो हमारे को गेंद दे रखी है उसका द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम दे रखा है, सहती का मतलब है द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है पहले वो समझ लेंगे कि दिया गया है गेंद का द्रव्यमान, गेंद का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो हमारे को बता रखा है, स्मॉल m की जो वैल्यू है वो 0.15 किलोग्राम दे रखा है। गेंद का प्रारंभिक वेग, गेंद का जो प्रारंभिक वेग है दोस्तों उसको मैं यदि u से लिखूं तो वो है माइनस में 12 मीटर प्रति सेकंड। ये माइनस में क्यों लिया? क्योंकि धनात्मक एक्स एक्सिस हमने इधर ली है, ये इस दिशा में गेंद आ रही है, ये हमारे पास में बैट है, इससे टकरा रही है, बल्ले से टकरा रही है, इससे टकराने के बाद में उसी दिशा में वापस बढ़ती है। तो गेंद का जो प्रारंभिक वो वेग है वो माइनस में है 12 मीटर प्रति सेकंड। गेंद का अंतिम वेग जब बल्ले से हिट होती है गेंद, तो हिट होने के बाद में वो उसी दिशा में, जिस दिशा से आई वो उसी दिशा में उतने ही वेग से, तो प्लस में 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस चली जाती है। हमारे को ये पूछा है आवेग ज्ञात कीजिए। आवेग कितना होगा? आवेग का हम दोस्तों फॉर्मूला जानते हैं, आवेग को हम आई से लिखते हैं जो कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन, संवेग में जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसको हम डेल्टा पी से लिख दें जो कि P2 माइनस P1 से लिखा जा सकता है। अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे। यहां पर अंतिम संवेग को हम m इंटू वी से और प्रारंभिक संवेग को m इंटू यू से, यहां पर जो m है वो चेंज नहीं हो रहा है, हमने उसको कॉमन ले लिया है दोस्तों। m की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.15। v का जो मान है दोस्तों हमारे पास में v का जो मान है वो 12 दे रखा है माइनस में, और u का जो मान है वो माइनस में 12 दे रहा है। ये माइनस तो यहां से, और u के मान में भी एक माइनस का साइन पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। i बराबर हमारे पास में 0.15 गुणा में -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 + 12 24 आ जाएगा दोस्तों। तो 24 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और दो संख्या पहले 15 से मल्टीप्लाई करके दो संख्या पहले पॉइंट रख दीजिए दोस्तों। तो आपके पास में 3.6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 24 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 360, 360 में दो संख्या पहले पॉइंट पुट देंगे तो 3.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास में आवेग में परिवर्तन आएगा जब किसी गेंद को उसी वेग से ही वापस भेज दिया जाता है जब गेंद का द्रव्यमान
0.15 किलोग्राम तथा वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो। इस वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे दोस्तों। जो फिफ्थ जो एग्जाम्पल है वो क्या है, अब देखिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो का अंतिम एग्जाम्पल यहां पर देखने वाले हैं। इस एग्जाम्पल को सर्वप्रथम समझेंगे, फिर इसको सॉर्ट आउट करेंगे। पहले एग्जाम्पल में देखिए क्या है, दो सर्वसम। सर्वसम का मतलब है समान साइज का, समान आकार वाली बिलियर्ड गेंदें। बिलियर्ड का मतलब बिलियर्ड जो गेम्स होता है उसमें जो रंग बिरंगी गेंदें होती है, दो गेंदें हैं जिनका आकार समान है, किसी दृढ़ दीवार से समान चाल से, कोई दृढ़ दीवार है उससे समान चाल से टकराती है परंतु भिन्न कोणों पर टकराती है। चाल तो दोनों ही गेंदों की समान है बट उनका जो एंगल है दीवार से टकराने का वो अलग अलग है दोस्तों। तथा चित्र की भांति चाल में बिना क्षय हुए परावर्तित हो जाती है, जिस वेग से टकराती है उसी वेग से ही परावर्तित हो जाती है। प्रत्येक गेंद के कारण से दीवार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है तथा दीवार द्वारा दोनों गेंदों पर लगे आवेगों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हमारे को दोनों स्थितियां समझनी है। पहली स्थिति में गेंद इस दिशा से आ रही है, इससे टकराती है दीवार से, फिर उसी दिशा में वापस जा रही है। इस स्थिति के अंदर गेंद यहां से आ रही है इस लंबवत दिशा से 30 डिग्री के कोण पर और लंबवत दिशा से 30 डिग्री के कोण पर ही परावर्तित हो जाती है। इसका भी वेग u ही है दोस्तों। हमारे को ये पूछा है पहली स्थिति के अंदर, पहली जो प्रश्न का जो पहला पार्ट है उसमें कि दीवार पर बल की दिशा क्या है। गेंद दीवार पर बल लगाएगी और दीवार है वो गेंद पर बल लगाती है दोस्तों। तो उस स्थिति के अंदर हमारे को ये पूछा है कि दीवार पर गेंद कितना बल लगा रही है, यहां पर भी कितना बल की दिशा पूछी है दोस्तों। दोनों ही स्थितियों के अंदर हम यहां पर ये देखेंगे कि जो संवेग में परिवर्तन होता है उसको हम आवेग कहते हैं और आवेग दोस्तों बल की दिशा में लगता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है। तो यहां पर हम जो गेंद है उसका आवेग निकालेंगे दोनों ही स्थितियों में, और आवेग गेंद पर लगने वाला जो आवेग है वो गेंद पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो यदि गेंद पर लगने वाले बल की दिशा आ गई तो गेंद है वो दीवार पर बल लगाएगी और दीवार है वो गेंद पर बल लगाएगी। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट और परिमाण समान, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम से हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि गेंद पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर लेंगे। पहले हम आवेग निकालेंगे दोस्तों, आवेग निकालेंगे। आवेग से हमारे पास में बल की दिशा आएगी और जो गेंद है उस पर बल की दिशा आ गई तो गेंद पर लगने वाला जो बल है वो दीवार के द्वारा लग रहा है। तो दीवार के द्वारा गेंद पर लगने वाला बल और गेंद के द्वारा दीवार पर लगने वाले बल का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत। तो गेंद पर लगने वाले बल की दिशा आ गई तो उसकी ठीक विपरीत दिशा में दीवार पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे गेंद का आवेग। तो प्रथम स्थिति में इसको हम A कह दें और इसको हम B कह दें। तो आवेग को भी दोस्तों हम यहां पर घटकों में तोड़ते हुए, घटकों में वियोजन करते हुए यहां पर आवेग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास में। तो स्थिति A में पहली जो स्थिति है उसमें देखिए आप, पहली जो स्थिति है उसके अंतर्गत हमारे पास में क्या निकल कर आएगा कि जो आवेग होता है वो होता है संवेग में परिवर्तन। और संवेग तो प्रारंभिक संवेग पहली स्थिति में देख रहे हैं, प्रारंभिक जो संवेग है वो क्या होगा, गेंद का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m हम कंसीडर कर लें। तो प्रारंभिक जो संवेग है दोस्तों, पहले जो प्रारंभिक संवेग है अक्ष दिशा में, तो अक्ष दिशा के अंदर जो प्रारंभिक संवेग है वो हमारे पास में आ गया, p अक्ष से लिख दूं मैं, वो आ गया m इंटू यू, m इंटू यू, m द्रव्यमान, u उसका इस दिशा में वेग, तो m इंटू यू जो बिलियर्ड की गेंद है उसका अक्ष दिशा में प्रारंभिक संवेग आ गया है दोस्तों। और मैं ये अक्ष दिशा है वो यहां पर पुट कर देता हूं, अक्ष दिशा के लिए निकाल रहे हैं सर्वप्रथम,
और अंतिम जो संवेग है दोस्तों क्या आएगा आपके पास में, अंतिम संवेग को हम पी वाई से पुट करते हैं जो कि माइनस में एम इंटू यू के बराबर आएगा दोस्तों। अंतिम जो संवेग है उसको हम पी अक्ष P1 अक्ष और इसको P2 अक्ष से पुट कर देते हैं, तो माइनस में m इंटू यू से आएगा। क्योंकि अब की बार जो डायरेक्शन है वेग की वो अपोजिट हो गई, तो यहां पर भी माइनस में u हम लेंगे, तो ये हमारे पास में संवेग में परिवर्तन आ गए। तो अक्ष दिशा में आवेग, अक्ष दिशा में जो आवेग होगा वो क्या होगा दोस्तों, अक्ष दिशा में जो आवेग होगा उसको मैं आई अक्ष से लिख दूं, जो कि अक्ष दिशा में संवेग में परिवर्तन, तो P2 अक्ष माइनस P1 अक्ष, ये प्रारंभिक संवेग, ये अंतिम संवेग। तो अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाला घटा देंगे, तो अंतिम वाला तो हमारे पास में माइनस में एम यू, माइनस में प्रारंभिक वाला तो माइनस में एम यू। तो यहां से हमारे पास में अक्ष दिशा में जो संवेग में परिवर्तन है जो कि आवेग होता है माइनस में 2mu आ गया, माइनस में 2mu। अब y दिशा के अंदर भी संवेग में पहली स्थिति में ही हम देख रहे हैं, अभी दूसरी स्थिति की हम यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। ए स्थिति में पहली जो स्थिति है उसी में पहली ही स्थिति के अंतर्गत हम देख रहे हैं दोस्तों y दिशा में, y दिशा में प्रारंभिक संवेग, y दिशा में जो घटक इसका है नहीं, तो प्रारंभिक जो संवेग है y दिशा में P1y से लिख दूं जो कि 0, y दिशा के अंदर ही अंतिम संवेग, y दिशा में ही जो अंतिम संवेग है दोस्तों वो हमारे पास में जाएगा P2y जो कि 0, क्योंकि y दिशा में यहां पर कोई घटक नहीं है। इस दिशा में x एक्सिस, इस दिशा में y एक्सिस, तो y दिशा में यहां पर कोई घटक नहीं है पहली स्थिति में, तो प्रारंभिक और अंतिम संवेग 0। और y दिशा में संवेग, y दिशा में संवेग में परिवर्तन जिसको हम आवेग कह रहे हैं, तो P2y माइनस P1y बराबर 0 आ जाएगा। तो अक्ष दिशा में ही आवेग होता है, y दिशा में आवेग नहीं होता है। अर्थात अब यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, वापस मैं यहां पर ले आता हूं आपको, y दिशा में तो आवेग है ही नहीं, तो जो भी आवेग है वो अक्ष दिशा में ही है, तो जो टोटल आवेग होगा वो अक्ष दिशा में ही होगा, वही टोटल आवेग ये है। ये माइनस में 2mu आवेग का मान आ रहा है, माइनस का मतलब है कि इस दिशा में इस गेंद के ऊपर बल लग रहा है, तो इसका मतलब हो गया गेंद पर लगने वाले बल की दिशा है, दीवार के द्वारा गेंद पर लगने वाले बल की दिशा माइनस अक्ष एक्सिस की ओर, तो गेंद द्वारा दीवार पर लगने वाले बल की दिशा प्लस अक्ष की ओर। तो पहली स्थिति में, स्थिति ए में प्रथम जो स्थिति है उसकी हम बात कर रहे हैं, मैं दीवार द्वारा गेंद पर लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल की जो दिशा है दोस्तों वो दिशा होती है माइनस अक्ष की ओर, माइनस अक्ष की ओर होती है। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम क्या बता देंगे दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का होता है कि पहली वस्तु के द्वारा दूसरी पर लगने वाला बल, दूसरी के द्वारा पहली पर लगने वाले बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। तो दीवार के द्वारा गेंद पर लगने वाला बल और गेंद के द्वारा दीवार पर लगने वाले बलों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट और परिमाण समान होता है। अर्थात हम बता सकते हैं कि गेंद द्वारा दीवार पर लगने वाला बल, लगने वाले बल की दिशा प्लस अक्ष की ओर होगी, प्लस अक्ष की ओर होगी। और देखिए दोस्तों पहली जो स्थिति है उसमें जो संवेग है, पहली स्थिति के अंदर जो संवेग है वो हमारे पास में है I अक्ष माइनस में 2mu, गेंद पर लगने वाले संवेग का जो मान है वो माइनस में 2mu है। अब हम दूसरी स्थिति की बात करेंगे, दूसरी स्थिति में दीवार पर लगने वाला बल हम यहां पर ज्ञात करेंगे।
इस वेग के को हम घटकों में तोड़ लेते हैं। इस डायरेक्शन में इसका जो प्रारंभिक वेग है वो हो जाएगा u cos 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में वेग का जो घटक हो जाएगा वो u sin 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा u cos 30 डिग्री और इस डायरेक्शन में वेग का जो घटक है वो हो जाएगा u sin 30 डिग्री। घटकों में वियोजन देखेंगे, इधर एरो का निशान है तो इसका जो घटक है वो इधर आएगा 30 डिग्री का कोण, तो u cos 30 डिग्री। और जिधर थीटा का होता है उधर cos आता है और जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन आता है। तो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इसका घटक होगा u sin 30 डिग्री। इसमें एरो का निशान इधर, तो इसमें भी एरो का निशान इधर आएगा। इसका जो घटक है u cos 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री का तो cos इधर आएगा और इस डायरेक्शन में इसका जो घटक है वो u sin 30 डिग्री। इसके ठीक लंबवत दिशा में cos वाला घटक आएगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। दोस्तों यहां पर भी हम अक्ष दिशा में जो संवेग में परिवर्तन, मतलब अक्ष दिशा में आवेग और y दिशा में आवेग हम देखेंगे। फिर हम गेंद पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात कर लेंगे, दीवार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर लेंगे, आवेग ज्ञात कर लेंगे। फिर प्रथम और द्वितीय स्थिति में आवेगों का अनुपात भी यहां पर निकालेंगे। तो एक एक करके सबको देखेंगे। स्थिति बी में अब हम दूसरी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। स्थिति बी में सर्वप्रथम है अक्ष दिशा में प्रारंभिक संवेग, अक्ष दिशा में प्रारंभिक संवेग। अक्ष दिशा में जो प्रारंभिक संवेग है उसको हम लिख रहे हैं P1 अक्ष से, P1 अक्ष। तो P1 अक्ष होता है, P बराबर होता है m इंटू यू। तो यहां पर m का मान तो m ही है, u का मान है u cos 30 डिग्री प्रारंभ में। तो m u cos 30 डिग्री ये आ गया अक्ष दिशा में प्रारंभिक संवेग। और अक्ष दिशा में ही जो अंतिम संवेग है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, P2 अक्ष बराबर, अब की बार जो अंतिम वेग है अक्ष दिशा में वो इधर है, माइनस में वेग है, माइनस में u cos 30 डिग्री वेग हो जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा माइनस में m u cos 30 डिग्री। दोस्तों तो अक्ष दिशा में आपके पास में क्या निकल कर आएगा, अक्ष दिशा में आवेग। अक्ष दिशा में जो आवेग आएगा उसको हम I अक्ष से पुट कर दें, जो कि अक्ष दिशा में संवेग में परिवर्तन। तो P2 अक्ष अंतिम संवेग, P1 अक्ष प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे। अंतिम संवेग m u cos 30 डिग्री माइनस में जो प्रारंभिक संवेग है m u cos 30 डिग्री। ये हमारे पास में अक्ष दिशा में आवेग आ गया है माइनस में 2m u cos 30 डिग्री। दोस्तों ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम ज्ञात करेंगे y दिशा में। तो y दिशा में प्रारंभिक संवेग, y दिशा में जो प्रारंभिक संवेग है वो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों इधर की जो डायरेक्शन है वो तो है धनात्मक, तो प्रारंभिक जो वेग है ये आएगा माइनस में। y दिशा वाला जो प्रारंभिक वेग है वो आएगा माइनस में। तो आपके पास में P1y बराबर आ जाएगा माइनस में m u sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। दोस्तों एक बार इसको समझ लेंगे कि यहां पर हमारे पास में जो 1y मतलब प्रारंभ 1 तो आया है प्रारंभिक संवेग के लिए, y का मतलब है y दिशा में, और यदि इधर संवेग होता तो इसको धनात्मक लेते इस वेग को, तो इस वेग को हमने लिया माइनस में u sin 30 डिग्री। तो ये माइनस का साइन है, u sin 30 डिग्री। और y दिशा में ही यदि हम अंतिम संवेग की बात करें तो अंतिम संवेग को हम लिखेंगे P2y से, वो भी उसी दिशा में ही है u sin 30 डिग्री। तो इस वाले वेग को भी हम माइनस में लेंगे, तो माइनस में m u sin 30 डिग्री। ये हमारे पास में आ गया है y दिशा में संवेग में परिवर्तन। अब हम देखेंगे y दिशा में आवेग। तो y दिशा में आवेग हम दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं, इस वाली स्थिति की बात कर रहे हैं। तो y दिशा में जो आवेग होगा दोस्तों क्या आएगा, y दिशा में जो आवेग है उसको I y से पुट कर रहा हूं मैं। यहां पर
आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। तो P2y में से P1y घटा देंगे। ये देखो दोस्तों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, और जब घटाएंगे तो माइनस में एम यू साइन 30 डिग्री, इसमें से हम माइनस में एम यू साइन 30 डिग्री घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में, तो आई वाई की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे पास में आ जाएगी 0। आई वाई का मान है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वाई दिशा में जो आवेग है वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है वाई दिशा में आवेग नहीं होता, वाई दिशा में यहां पर भी बल काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब बल किधर काम कर रहा है वो यहां पर भी समझने वाली बात है। इसका मतलब है कि जो आवेग है दूसरी वाली स्थिति में वो लग रहा है माइनस में 2mu cos 30 डिग्री, माइनस में ही मान आ रहा है दोस्तों। यहां पर भी मान किस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। इसका मतलब है कि दीवार के द्वारा गेंद पर लगने वाला जो बल है वो ऋणात्मक अक्ष एक्सिस दिशा में लगेगा, और जब ऋणात्मक अक्ष एक्सिस दिशा में दीवार के द्वारा गेंद पर बल लगता है तो गेंद के द्वारा दीवार पर लगने वाला जो बल होगा वो धनात्मक अक्ष एक्सिस की ओर होगा। इस स्थिति में और इस स्थिति में लगने वाले बल की डायरेक्शन सेम होगी दोस्तों। दीवार पर लगने वाले बल की दिशा, गेंद के द्वारा दीवार पर लगने वाले बल की दिशा धनात्मक अक्ष एक्सिस की ओर होगी। तो धनात्मक अक्ष एक्सिस की ओर होने वाली है दोस्तों। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करूंगा। यहां से मैंने जो आवेग की वैल्यू आई थी हमारे पास में जो प्रारंभिक स्थिति में, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि उस वैल्यू को हम सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है उसमें हमारे पास में यूज में आने वाली है दोस्तों। तो यहां पर पहले मैं इस चीज को स्पष्ट करता हूं कि गेंद पर ऋणात्मक अक्ष एक्सिस दिशा में बल लगता है, ऋणात्मक अक्ष दिशा में बल लगता है। ये जो बल लगा रहा है वो दीवार लगा रही है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, गेंद के द्वारा दीवार पर लगने वाले बल की दिशा, दीवार पर लगने वाले बल की दिशा, दीवार पर लगने वाले बल की दिशा होगी वो प्लस में अक्ष एक्सिस दिशा में होगी, प्लस में अक्ष एक्सिस दिशा में होगी। इसका मतलब है कि इस दीवार पर इस दिशा में बल लगेगा, इस दीवार पर इस दिशा में गेंद के द्वारा बल लगेगा। दोनों स्थितियां स्पष्ट हो गई है। अब हमारे को यह ज्ञात करना है कि दीवार द्वारा दोनों गेंदों पर लगने वाले आवेगों का अनुपात। तो पहली स्थिति में हमारे पास में जो आवेग आया था, पहली स्थिति में आवेग बराबर हो, अनुपात हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पर। तो दोस्तों पहली स्थिति में आवेग और दूसरी स्थिति में जो आवेग है उनका यहां पर मैं अनुपात पुट कर रहा हूं। तो यहां पर हम आवेगों का अनुपात यहां पर देखेंगे, पहली स्थिति में आवेग बट्टा अनुपात निकालना है तो दूसरी स्थिति में आवेग, पहली स्थिति में जो आवेग है वो है माइनस में 2mu अभी निकाला हमने। दूसरी स्थिति में जो आवेग है दोस्तों वो देखिए दोस्तों, y एक घटक तो इसका भी 0 है, यही आवेग रहेगा यहां पर भी। तो माइनस में 2mu cos 30 डिग्री यहां पर आएगा। माइनस में 2mu से माइनस में 2mu कैंसिल हो गया, 1 में cos 30 डिग्री आएगा। तो 1 में cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है अंडरूट में 3/2। ये हमारे पास में 2 में अंडरूट 3 से मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे हो गया 3, ऊपर हो गया अंडरूट 3। अंडरूट 3 का मान होता है 1.732, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 ये मान आ गया हमारे पास में। इसके अंदर हम 3 का भाग लगा देंगे तो 1.155 ये आ गया हमारे पास में दोनों स्थितियों में आवेगों का अनुपात। तो दोस्तों यहां पर इस इक्वेशन के अंदर हमने पूरा स्पष्ट रूप से देखा कि गेंदों के द्वारा दीवार पर लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या होती है। दीवार के द्वारा
गेंदों पर लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या होती है। साथ में हमने उनके आवेग, गेंदों का जो आवेग है वो भी यहां पर फाइंड आउट किया, उनका रेशियो भी फाइंड आउट किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आए होंगे। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल्स बताए वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।